वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है और इस सेगमेंट में आप सबका इंटरेस्ट भी लाजमी शो होना ज़रूरी है। नंबर्स भी हमारी स्क्रीन पर चल रहे होंगे, वो मैं अनाउंस भी कर दूंगी, लेकिन सबसे पहले सेगमेंट क्या है उस हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। सांस लेना ज़िंदगी की सबसे कुदरती और बुनियादी ज़रूरत है, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब यही सांस रुकने लगता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं तो आपको लगता है ना कि मतलब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है हमारी। ऐसे ही कुछ आपको पता है खामोश हीरो भी होते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारी लाइफ में, जो ये काम करते हैं, जो काम करते हुए फ्रंट लाइन पर नजर आते हैं और इस बीमारी में मुब्तला लोगों की मदद करते हैं और उन्हें रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट कहा जाता है। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट दरअसल वो शोबा होता है जो सांस की बीमारियों में मुब्तला मरीजों को जिंदगी की एक नई हवा देता है, चाहे वो नौज़ायदा बच्चे हों या फिर किसी के फेफड़ों की कमजोरियां हों या फिर वो बुजुर्ग, वो खवातीन, वो लेडीज़, वो बच्चियां जो ऑक्सीजन के मोहताज हों या माहिरीन दिन रात उनकी सांस की हिफाजत में, ये इस तरह के माहिरीन जो है वो नज़र आते हैं। और इसी खिदमत के एतराफ़ में हर साल रेस्पिरेटरी केयर वीक भी मनाया जाता है ताकि उन माहिरीन की खिदमत को सराहा जा सके। और आज के इस प्रोग्राम में हम जानेंगे कि रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट क्या है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट का किरदार कितना, उस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद है मोहम्मद हमजा इकबाल। आप रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हैं। हमजा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। सही। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मैं यही चाहती हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि इस वक्त हमें हर तरह के लोग देख रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आपका रोल भी डिफाइन हो जाए। वैसे मैंने जितना बताया वो तो बता सकी, लेकिन शायद आप अपनी ज़बान से आप खुद बेहतर तरीके से अपने रोल को डिफाइन करेंगे। कहाँ कहाँ किस किस शोबे में रेस्पिरेटरी जो थेरेपिस्ट है उसका काम होता है? रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट बेसिकली एक ऐसा हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो क्रिटिकल पेशेंट्स की हेल्प करता है और इन वो पेशेंट्स जो ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज़ में है, हेल्पिंग इन डायग्नोस्टिंग द प्रोसीजर्स, डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स में इन्वॉल्व है। देन ये है कि वो क्रिटिकल केयर का एक पार्ट है। जिस तरह के मैंने आपको बताया कि आईसीयूज़, इमरजेंसी, ये टीम वर्क से चलता है। हमारी टीम में नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं एंड वी रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट वी विल मैनेजिंग द एयरवे। हम एयरवे को मैनेज कर रहे होते हैं इन द सेंस ऑफ द डिवाइसेस। हम डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक मैकेनिकल वेंटिलेटर, मसनूई सांस की मशीन जिसको कहा जाता है वेंटिलेटर्स, देन बाईपैप मशीन्स, और बाकी हम पार्ट हैं एक क्रिटिकल टीम के जिसको हम कहते हैं रैपिड रिस्पॉन्स टीम। उसका भी हम पार्ट होते हैं। कहीं पे भी पेशेंट सिक हो जाता है तो हम उस पार्ट का हिस्सा होते हैं। उस पेशेंट की ब्रीथिंग को देखना, उसकी ब्रीथिंग को कैसे स्टेबलाइज करना है, उसको कैसे हमने ठीक करना है विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट मैनूवर्स और विद द हेल्प ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस। देन हम इमरजेंसी में काम करते हैं और हम कोड ब्लू का भी पार्ट होते हैं। कोड ब्लू का मतलब ये होता है कि मेडिकल इमरजेंसी, पेशेंट को मेडिकल इमरजेंसी है, उस टीम में भी हमारा पार्ट होता है। अच्छा, मेडिकल में भी आप पार्ट लेते हैं? मेडिकल इमरजेंसी कोड ब्लू की टीम का भी हम पार्ट है। उसमें भी यही होता है कि जिस तरह हम पेशेंट को देखते हैं जिस हालत में, तो उसको मेडिकल इमरजेंसी में कैसे उसको जो है मसनूई सांस देनी है विद द हेल्प ऑफ द बैक मास्क, वेंटिलेशन और एनी अदर डिवाइसेस जस्ट लाइक बाईपैप। अगर पेशेंट वेंट पे चला गया तो हम मैकेनिकल वेंटिलेटर्स दे रहे हैं। देन इसके साथ साथ हम डायग्नोस्टिक साइड पे भी अगर देखा जाए तो डिफरेंट पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग्स होती हैं जिसमें हम डायग्नोस करते हैं कि पेशेंट को कौन सी बीमारी है। जिस तरह दमे की किस्में हैं, दमा है या उसको एस्थमा है, ऑब्स्ट्रक्टिव है या रिस्ट्रिक्टिव डिसऑर्डर्स हैं, उसके लिए हम लोग खुद डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हमारी टीम पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग भी करती है। बाकी हम डिफरेंट ब्रीथिंग टेक्निक्स भी पेशेंट्स को बताते हैं और डिफरेंट पेशेंट टेक्निक्स, ब्रीथिंग टेक्निक्स के थ्रू हम डायग्नोस भी करते हैं डिफरेंट डिजीजेस को। सही। तो हमसा, ये रोल आपने अच्छे तरीके से यकीनी तौर पर लोगों को समझ भी आई होगी। मैं अगला सवाल करने से पहले नंबर्स अनाउंस कर देती हूँ। स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं 051-890-1008, 051-2624-946। इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं अगर आपका सांस की बीमारी के हवाले से या फिर आपके सांस फूलता है, पोल्यूशन जो सिगरेट नोशी होती है लोग करते हैं, कोई भी मसला है, कोई भी परेशानी है, तो हमजा हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल भी कर सकते हैं। अच्छा हमजा, जिस तरह से आपने बात की है ना कि ये जो वेंटिलेटर वाला मरहला होता है ना, वो उससे तो मुझे खैर बहुत ही खौफ आता है। बहुत सारे लोग मैंने देखे वेंटिलेटर्स पर। तो क्या आपकी टेक्निक्स होती हैं, किस तरह से आप पेशेंट को इनिशियल जो है वो टैकल करते हैं? इनिशियली डिपेंड करता है कि वेंट पे पेशेंट जा क्यों रहा है। अच्छा। अगर या तो उसको ब्रीथिंग डिसऑर्डर है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, या उसका लो जीसीए, जिसको हम जीसीएस कहते हैं, लो होश का लेवल कम हो जाता है, वो अपनी सांस की नाली को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसको हम मैकेनिकल वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। अच्छा। लोगों की मिथ बनी होती है कि एक पेशेंट वेंट पे चला जाएगा तो वो वापस नहीं आएगा, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। मैकेनिकल वेंटिलेशन सपोर्ट के लिए होता है,
ब्रीथिंग सपोर्ट के लिए होता है, क्योंकि एक पेशेंट बहुत क्रोनिक डिजीज़ में मुब्तला होता है। अगर वो डिजीज़ के साथ फाइट तो कर रहा है, अगर उसकी सांस के साथ भी वो फाइट करना शुरू कर दे तो वो उस तरह से उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकता। इसीलिए उस डिज़ीज़ के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट के लिए, उसकी सांस को सपोर्ट करने के लिए हम उनको वेंटिलेटर पे डालते हैं। एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल, जैसे हम कोविड-19 की मिसाल लेते हैं, उसमें सांस की बहुत प्रॉब्लम्स आए, लोगों को मसला ही ये था सारा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो रिकवर भी कर गए। तो कितने चांसेस होते हैं आफ्टर टेक्निक्स, आफ्टर थेरेपिस्ट, जितने भी आप लोग काम करते हैं अपनी थेरेपी के बावजूद, कि उनकी सांस की बीमारियां या प्रॉब्लम्स हल हो जाएं? हाँ, एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट जब पेशेंट वेंट पे चला जाता है तो वेंट की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग वेंट को बस ये समझते हैं कि उसने मसनूई सांस देनी है, हालांकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग, हमारी स्टडी में काफ़ी हद तक का पार्ट हमारा मैकेनिकल वेंटिलेटर का होता है। अब उसमें डिफरेंट मोड्स हैं जिस मोड्स के थ्रू हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं। अगर आप प्रॉपरली मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे इनिशियल स्टेज में तो पेशेंट की रिकवरी कम हो सकती है। देन उसको हमने कैसे वीन ऑफ करना है। अक्सर आपने कोविड की बात की, कोविड में ऐसे पेशेंट्स थे जिनको हम हाई सेटिंग्स पे मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड कर रहे थे विद द वेंटिलेटर। अब उसमें ये होता था कि हम पेशेंट को हाई सेटिंग्स भी ऐसे देते थे कि उसकी लंग प्रोटेक्टिव स्ट्रेटेजी हम देखते थे। अच्छा। अब जिन लोगों को मैकेनिकल वेंटिलेशन नहीं चलाने आती या जहाँ पे रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट नहीं होते, वहाँ ये मिस्टेक होती है कि मैकेनिकल वेंटिलेटर को सही यूज़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से पेशेंट को नीमोथोरैक्स हो सकता है, जिसको हम ये कहते हैं कि फेफड़े के गिर्द हवा का भर जाना या एक्यूट लंग इंजरी हो सकती है। तो विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट हमारी टीम प्रॉपरली मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करती है। देन हम पेशेंट को वीन ऑफ करते हैं, फिर हम उनको डिफरेंट एक्सरसाइजेस देते हैं, हम उसको छोटी मशीन पे स्विच करते हैं जिसको हम बायपैप कहते हैं, वो नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम जब उससे भी वीन ऑफ हो जाता है देन हम पेशेंट को ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की तरफ लेके जाते हैं, जिसमें हम लंग एक्सपेंशन थेरेपीज देते हैं पेशेंट्स को। उसमें ये होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, इसमें इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, या अगर कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं क्रोनिकली इल पेशेंट्स में वो अपनी सिक्रीशंस को बाहर स्प्लिट आउट नहीं कर पा रहे होते, तो उसमें हम एयरवे क्लियरेंस थेरेपीज भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ होती हैं, जिसमें हम इजी पैप या एक्कापेला डिवाइसेस का यूज़ करते हैं। तो ये कितने सेशंस होते हैं अगर एक थेरेपी की बात की जाए तो? अगर हम मैकेनिकल वेंटिलेशन से पेशेंट आउट होके नॉन इन्वेजिव पे आ गया तो हमारा रोज़ का रोज़ हम सेटिंग्स को टेपर करते हैं पेशेंट के अकॉर्डिंग। जब अगर पेशेंट बायपैप और मैकेनिकल वेंटिलेशन से आउट हो गया, नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइसेस पे आ गया, ऑक्सीजन थेरेपीज पे आ गया, देन हम उसको 3 टाइम अ डे डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। अगर फर्ज करें पेशेंट को एयरवे क्लियरेंस की ज़रूरत है तो हम उसको 3 टाइम्स या 4 टाइम्स भी दे सकते हैं। अच्छा। इसी तरह एक्सपेंशन थेरेपीज तो हम नॉर्मली एवरी 2 आवरली भी दे रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स को, बट वो डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे। अगर पेशेंट की कंडीशन बेहतर है, वो उसको बर्दाश्त कर पा रहा है उस एक्सपेंशन थेरेपीज को, तो हम उसको प्रोवाइड करते रहते हैं और वो बहुत हेल्प करते हैं इन रिकवरी ऑफ द पेशेंट। अच्छा हमजा, हमने एक चीज़ देखी है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जिन लोगों को अस्थमा होता है वो शायद कहते हैं कि इतना सीरियस नहीं हो सकता, लेकिन ये इतनी खामोश बीमारी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ख़तरनाक भी हो जाती है। कौन सा ऐसा पीरियड होना चाहिए जिसमें एक मरीज़ को रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, या फिर कोई आप ये बता दें कि जो मरीज़ तो आपके पास आते होंगे तो कितने ज़्यादा सीरियस पेशेंट होते हैं जब वो आपके पास आते हैं, उनको पता ही नहीं होता? अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं हम जब स्टेयर्स चढ़ते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तो हमें तेज सांस आता है। अच्छा, कुछ लोगों को एक तो ये चीज़ आ रही होती है, कुछ लोग कहते हैं हमें भागते हुए सांस चढ़ जाता है, और कुछ ये कहते हैं कि मेरे घर में इनहेलर पड़ा हुआ था, मैंने जैसे इनहेलर यूज़ किया मैं ठीक हो गया। अब उनको होती है रिवर्सिबल एयरवे डिजीज, एस्थमा इज रिवर्सिबल एयरवे डिजीज। उनको डायग्नोस नहीं हुआ होता, वो इनहेलर यूज करेंगे बाहर से और वो कहेंगे मैं ठीक हो गया। उनको ये नहीं पता होता कि उनको एस्थमा प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड है। एस्थमा की स्टेजेस होती हैं, हम जो डायग्नोस्ड केस होते हैं इनको तो हम पीक फ्लो मीटर देते हैं, जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि उनकी सिवियरिटी कितनी है। अगर जिन पेशेंट्स को नहीं पता होता, जो लोगों को पता ही नहीं है एस्थमा का पेशेंट है, घूम रहा है, उसके लिए हम लोगों ने एक तो प्रॉपर्ली कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट से रजू करे, फिर हम लोग जो है उनको पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग करते हैं, स्पायरोमेट्री, जिसमें हम देखते हैं कि ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर हम प्रोवाइड करते हैं और वो देखते हैं इन रिपीट टेस्ट कि उसकी रिवर्सिबिलिटी आई है या नहीं आई। देन प्रॉपर्ली डायग्नोस्ड होने के बाद उनको पूरा ट्रीटमेंट प्लान दिया जाता है। अगर किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है चलते हुए फिरते हुए, किसी को भी लग रहा है कि मुझे चलते हुए सीटी की आवाज़ आ रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा दम घुट रहा है, तो मेरे ख्याल से तो उसको चेकअप कराना चाहिए। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है सबा इस्लामाबाद से। जी सबा, सवाल कीजिए।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि मुझे हर 6-7 मंथ के बाद एक इन्फेक्शन हो जाता है, मेरा गला प्रॉपर बंद हो जाता है और उसमें ये होता है कि मुझे सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है। सही, ठीक है जी हमजा। अच्छा, अब इनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को डिवाइड किया गया है इन्फेक्शन के लिहाज से भी। अब इनको जो इशू हो रहा है, मे बी इनको टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर रही हैं कि मेरा गला बंद हो जाता है। हमने डिवाइड किया हुआ है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अब इनकी बात है कि इनका गला बंद हो रहा है, तो इनको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इनको रिकरेंट हो रहे हैं। अच्छा। रिकरेंट इन्फेक्शन अगर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो रहे हैं तो इनको टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। अब टॉन्सिलाइटिस की भी होती हैं, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है। अब इनके केस में ये करना ज़रूरी है कि एक तो ये पहले आए, ठीक है, पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं, अगर वो लोग पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग सर कहते हैं, कोई भी पल्मोनोलॉजिस्ट है हमारे पास है, वो अगर ये कहते हैं कि इनकी पल्मोनरी फंक्शन टेस्टिंग होना ज़रूरी है, देन हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल डिजीज है। सही। अच्छा, ये जो इनहेलर की इससे पहले हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि वो ये भी बात करते हैं कि वो एडिक्ट हो जाते हैं इसके, तो क्या ये एसेंशियल है या फिर ये सेव करता है आपकी लाइफ को? अच्छा, ये ना शॉर्ट एक्टिंग होता है, ठीक है। इनहेलर शॉर्ट एक्टिंग होता है, वो आपको शॉर्ट एक्टिंग के तौर पे तो हेल्प कर देता है उस वक्त के लिए, मगर आपको लॉन्ग एक्टिंग के लिए आपको मेडिसिन यूज़ करनी पड़ती है। और लोग इसके यूज़ से उस वक्त के लिए फ़ायदा मंद हो जाते हैं और वो इसी चीज़ का यूज़ करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसको कॉन्टीन्यूसली यूज़ करना इज़ नॉट गुड, ठीक है। मगर ये भी नहीं कह सकता कि इसका यूज़ ही हमने नहीं करना, मगर ये है कि आप लोग अगर जो भी पेशेंट है वो अगर इसका यूज़ कर रहे हैं और इससे उसको फ़ायदा हो रहा है तो वो प्रॉपरली कंसल्टेंट को दिखाए, वो उसको अपना मेडिकेशन प्लान बताएगा, क्योंकि ये तो शॉर्ट एक्टिंग है, हमने लॉन्ग टर्म एक्टिंग के लिए मेडिकेशन को देखना है, तो उसके लिए ये होगा कि डॉक्टर्स देखेंगे और वो लॉन्ग टर्म एक्टिंग मेडिकेशन उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। बाकी इसका यूज़ भी है, मगर ज़्यादा यूज़ करना इज़ नॉट गुड। ठीक है। अच्छा, ये भी बताएंगे, कुछ लोग अक्सर, अगर मैं बात करूं अपने घर में अपनी मदर की बात करूं या फिर जो एजेड लोग होते हैं थोड़े से, वो अक्सर कहते हैं कि थोड़े से चलने से भी उनका सांस फूल जाता है। पहले हमने सीढ़ियों की बात की, कुछ लोग कहते हैं सीढ़ियां भी चढ़ो तब भी सांस फूल जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं फिर बैठकर सांस लेते हैं, फिर 2 सीढ़ियां चढ़ते हैं, इस तरह से भी। भागने से भी थोड़ा सा भाग लिया, हालांकि इतना नहीं। तो ये क्या मसला होता है कि हम डेली एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर ये भी किसी बीमारी की अलामत है? अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि एक तो हमारा स्टेमिना उस तरह से नहीं बना होता, पहली दफ़ा जो भागेगा उसका वो स्टेमिना नहीं होगा। हमारी बॉडी ऐसी है कि हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे उतनी उस बॉडी को ज़्यादा डिमांड होगी ऑक्सीजन की, वो उतनी जल्दी ऑक्सीजन प्रोवाइड के लिए आपका सांस तेज़ हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि जो ज़्यादा एज वाले होंगे वो क्यों होंगे? अब फेफड़े के साथ ना हमारे लंग्स के साथ दिल भी अटैच है। हाँ। अब अगर आप एक ऐसा पेशेंट है जिसका दिल वीक है, उसको दिल के मसले चल रहे हैं, तो जाहिर बात है उसको सांस का मसला भी हो सकता है, जिसको हम पल्मोनरी एडिमा भी कह सकते हैं कि पानी भराना फेफड़े में इंटरलिंक्ड है। अगर वो एजेड है तो उनको एक तो ये है कि वो पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाए कि उनको मसला क्या है। हो सकता है उनके दिल की ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसकी स्टेजेस होती हैं, हार्ट फेलियर की भी स्टेज है, स्टेज 2 में है, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, या इस तरह की जो भी दिल की बीमारियां चल रही है, तो वो भी इंटरलिंक्ड है। और अगर हम लंग्स की बात करें तो हमारे मुल्क में एक सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग ना हर रोज़ पोल्यूशन में रह रहे हैं और धुएं को इनहेल कर रहे हैं, तो उसकी वजह से साइलेंटली हम लोग अपनी रेस्पिरेटरी इलनेस में मुतासिर हैं। अब उसमें ये हेल्प ये हो सकता है कि आप एक तो आप अपनी फ्रेश एयर का ढूंढें। अब ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसी जगह रह रहे हो कि आपको पोल्यूटेंट आ रही है, आप उस चीज़ का ख्याल नहीं करें, मगर अपनी बाकी चीज़ों का ख्याल करें, तो ये भी ठीक नहीं है। तो एक तो आपने फ्रेश एयर देखनी है कि जहाँ पे फ्रेश एयर हो, बाकी रोज़ाना की ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस हैं, उनको करें तो इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस का क्या मतलब होने चाहिए रूटीन? 10 मिनट 20 मिनट जो बिल्कुल स्टार्ट अभी कर रहे हैं फ्रेश? हाँ, स्टार्ट के लिए ये है कि जिस तरह हम रोज़ का एक वॉक करते हैं सुबह के टाइम में, एक तो वॉक आपकी सबसे बेस्ट है। जब आप वॉक करेंगे तो आप भागेंगे तो आपकी डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस खुद ही साथ में होना शुरू हो जाएगी। स्टेज पे कितनी मिनट करनी चाहिए? इनिशियली स्टेज में मेरे ख्याल से आप 5 to 10 मिनट्स भी करें इन मॉर्निंग वॉक, और कोशिश ये की जाए कि फ्रेश एयर। ठीक है। हमारे मुल्क में ये थोड़ा सा है कि हम ऐसी जगह भी रह रहे होते हैं जहाँ पे फ्रेश एयर हमें नहीं मिल पा रही होती। फ्रेश एयर कहाँ से ढूंढे हम, क्योंकि इतनी पोल्यूशन है, अब उसमें ये है कि इसीलिए तो कहते हैं कि प्लांटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना हम प्लांटेशन करेंगे, हमारी डिफॉरेस्टेशन होती है हमारी, वो सब मुतासिर हो रहे हैं। जितने ज़्यादा आपकी प्लांटेशन होगी, उससे आपकी फ्रेश एयर आपको मिल पाएगी। और डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस है रोज़ाना की बुनियाद पे। हम अपनी बाकी एक्सरसाइज को तो देख रहे होते हैं कि हमने जिम जाना है, हमने अपनी बायो ट्राई को
फिट करना है, मगर हमें अपनी लंग्स की हेल्थ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। इसीलिए ये रेस्पिरेटरी केयर वीक जो हम मनाया जाता है, एक तो हम अपने लोगों को जो है ऑनर के तौर पे ये वीक मनाते हैं, दूसरा ये है कि हम लोगों को अवेयरनेस देते हैं कि वो साइलेंटली ब्रीथिंग डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व हैं, उनको पता नहीं है, और वो एट द एंड स्टेज पे हमारे पास आते हैं और कि हम बिल्कुल सांस ही नहीं ले पा रहे। तो इसमें कोई अमल दखल डाइट का भी होता है? Yes. डाइट भी होनी चाहिए इस तरह की? वेरी गुड क्वेश्चन। डाइट का भी होता है। अब हम लोग पानी कम पीते हैं, अगर हम ज़्यादा पानी पिएंगे, स्टे हाइड्रेटेड, हम जब अपने आप को ज़्यादा पानी पिलाएंगे, उससे क्या होगा, जो हमारी, मैं अगर थोड़ा सा डीप चला जाऊं, तो म्यूकोजल लाइनिंग होती है, वो आपकी थिक नहीं होगी, वो थिन रहेगी। उससे अच्छा। क्या होता है कि आपकी एक तो ब्रीथिंग गुड होती है, देन आप इजीली स्प्लिट आउट करते हैं अपनी सिक्रीशंस को बाहर। तो स्टे हाइड्रेटेड, ईटिंग एंटीऑक्सीडेंट फ्रूट्स, जिसमें आप फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। अच्छा, मैं सॉरी टू कट यू हमजा, यहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। ये जो आप बता रहे हैं, बुशरा हमारे साथ कहाँ से मौजूद है जी? इस फैसलाबाद से। बुशरा, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अपना सवाल कीजिएगा। बुशरा, आपको आवाज आ रही है? शायद हमारी कॉल बुशरा के साथ डिस्कनेक्ट हो गई है। बुशरा, आप दोबारा से राबिता करें। हमजा हमारे साथ मौजूद है, जो भी आपका सवाल है हमारी टीम को बताएं, या फिर आप खुद कॉल करके पूछ सकते हैं। जी हमजा, कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं बता रहा था कि रेस्पिरेटरी केयर वीक एक तो अवेयरनेस है लोगों के लिए। हम इस वीक में क्या करते हैं, बेसिकली हमारा एक तो हम अपने लोगों को ऑनर करते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ऑनर करते हैं कि एक बार फिर से मैं आपको कट करूंगी। खुशहाल हमारे साथ कोहाट से मौजूद है। जी खुशहाल, बताइएगा क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है आपसे ना। जी खुशहाल, सवाल कीजिए। मेरा गला जो है ना, जब मैं ज्यादा बात करूं तो फिर दर्द शुरू करवाता है ना। ठीक है, इसके अलावा भी आपकी कोई प्रॉब्लम है सांस से रिलेटेड? सांस लेने में मुश्किल होती है? हाँ, सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है ना मेरा। अच्छा, सही। जी हमजा, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और वो बात करते हैं, गला दर्द करता है। अब इसमें यह है कि अपर थ्रोट इन्फेक्शंस है, थ्रोट इन्फेक्शन कॉमन है हमारे लोगों में। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे यहाँ ठंडा पानी पीना नॉर्मल हो चुका है। अगर हम कुछ डाइट से ही चीज़ें कंट्रोल कर लें तो ये मसले नहीं होंगे। एक तो आप कोशिश करें कि गर्म पानी का इस्तेमाल करें, जिसको थ्रोट इन्फेक्शंस है वो तो लाजमी करें। बाकी यही है कि कुछ ऐसे टेस्ट है जिसके बाद ही हम एक ट्रीटमेंट का प्लान दे सकते हैं। एज अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट मैं तो यही बताऊँगा कि एक तो आप अपनी डाइट को अच्छा रखें, दूसरा थ्रोट के इन्फेक्शंस कब ज़्यादा होते हैं, एक तो स्मोकिंग को अवॉइड की जाए, दूसरा ये है कि ठंडा पानी बिल्कुल ना पिया जाए, गर्म पानी का यूज़ किया जाए, एंड देन ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सही। और हम बात कर रहे थे डाइट में, जिसमें हमने 5 मिनट आपने कहा कि वॉक करनी चाहिए डेली बेसिस पे। डाइट अच्छी लेनी चाहिए, पानी जो है हम कम पीते हैं, पानी का जो है ज़्यादा इस्तेमाल हो। इसके अलावा भी कोई फ्रूट्स वगैरह या फिर कोई ऐसी डाइट हो? अच्छा, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ठीक है। एक तो हमारी यहाँ डाइट डिफरेंट होती है कि हम लोग एक दूसरी साइड पे चले जाते हैं, मीट और चिकन और इन सब चीज़ों की तरफ, तो हम फ्रूट और वेजिटेबल्स को छोड़ देते हैं। अगर आप अपनी एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेंगे जिसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ जाते हैं, वो आपकी हेल्थ लंग्स के लिए बहुत हेल्दी लंग्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरा ये है कि स्टे हाइड्रेटेड, मैं दोबारा यही बात करूंगा। और तीसरी आपकी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है। मेरे नज़दीक ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रोज़ का वॉक करें, रोज़ ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज लें और फ्रेश एयर में लें। और मैं दूसरी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, हेल्दी लोगों के लिए तो ये चीज़ें हैं ही। जो लोग क्रोनिकली बीमारी में मुब्तला हैं, लंग डिजीजेस में मुब्तला हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उनके लिए मैं एज ए रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट ये बोलूँगा कि वो लंग एक्सपेंशन थेरेपीज करें। ठीक है, हॉस्पिटल्स आएँ, अपने कंसल्टेंट्स को दिखाएं, एंड देन हमसे रुजू करें। हम उनको एज अ लंग एक्सपेंशन थेरेपिस्ट बताएंगे। वो उनकी हेल्थ में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है ऑफ हेल्दी लंग्स के लिए। सही। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है जी, क्या कौन है, कहाँ से मौजूद है? मुनव्वर हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुनव्वर, अपना सवाल कीजिएगा। मुनव्वर, आप सुन रहे हैं? जी जी मुनव्वर, अपना सवाल कीजिएगा प्लीज। मुनव्वर, आपको अगर आवाज आ रही है तो अपना सवाल कीजिएगा। मैडम जी, मैं ना बहुत गरीब आदमी हाँ, तो मैं ना अपना गुर्दा बेचना चाहना, तो मैं अपनी बच्ची की शादी करनी।
मुनव्वर, ये हम सांस की बीमारियों से मुतल्लिक यहाँ पर डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, हम बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करें। अच्छा, हमजा ये बताइएगा, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कुछ ऐसे हेल्दी लोग भी होते हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, जिनमें जो सिर्फ चलते हैं तो उनका सांस फूल जाता है, तो क्या वो डाइट किस तरह की लेनी चाहिए? उनको अपना वेट कम करना चाहिए, क्योंकि उनकी भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो उनको पता ही नहीं होता। अब जो ओबेसिटी है ना, वो खुद एक बीमारी है, ठीक है। अब ओबीस पेशेंट्स के लिए सांस के जो मसले होते हैं, जिसको हम नॉर्मली OSA कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर रात को सो नहीं पाते। उनसे आप अगर हिस्ट्री लेंगे कि आपको नींद आती है, वो कहेंगे नहीं, हमें दिन में बैठे बैठे नींद आ जाएगी, टीवी देखते हुए नींद आ जाएगी, मगर हमें रात को नींद नहीं आएगी। उनमें बेसिकली ये होता है कि वो इतने मोटापे की वजह से उनका जो एयरवे होता है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा होता है जब वो स्ट्रेट लेटते हैं। अब उसमें ख्याल ये करना चाहिए, एक तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल करें, डाइटिशियंस के पास जाएं, उनसे डाइट प्लान लिखें कि हमने क्या ऐसी डाइट लेनी है जिससे हमारा वेट लॉस हो सके। देन सबसे बेहतरीन चीज़ एक्सरसाइज होती है, वॉक होती है, जिसके थ्रू आप अपना फैट लॉस कर सकते हैं। और उस तरह के पेशेंट जो होते हैं वो अक्सर अपनी नींद खराब कर रहे होंगे या अपने आप को इसी तरीके से डैमेज कर रहे होंगे, मगर वो हॉस्पिटल नहीं आएंगे। तो उनको मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको ये मसला हो रहा है, आप आएँ, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट को दिखाएं, फिर वो अगर आपको बताते हैं कि आपको CPAP की ज़रूरत है, हम ऐसे पेशेंट्स में CPAP का यूज़ करते हैं। CPAP एक मशीन होती है जो पॉजिटिव प्रेशर देती है, ड्यूरिंग स्लीपिंग उनको हेल्प करती है। तो एक तो वो अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, देन इस तरह की थेरेपी से उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगी। सही, थैंक यू सो मच। मुसा इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर चीज़ें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे थे। किस तरह की एक्सरसाइजेस होनी चाहिए आपकी डेली बेसिस पर, कितनी वॉक होनी चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें जिससे सांस की बीमारियाँ बहुत ज़्यादा, ज़ाहिर है क्लाइमेट चेंज है, पोल्यूशन है, हम इस तरह से पोल्यूटेड एयर में रहते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता कि साइलेंटली हमें कितनी ज़्यादा बीमारियां मुतासर कर रही हैं। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।